Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. So, how's everyone? काफी कम लोग आए हैं। बेवकूफ बना रहे हैं। साइमन कमीशन आएगा और कुछ करेगा नहीं, बस ऐसे ही चला जाएगा वापस और हमें सेल्फ रूल नहीं मिलेगा। और अगर इनको एक्चुअली में हमको कुछ देने का मन है या एक्चुअली में ये चाहते हैं कि हमें थोड़ा सेल्फ रूल यानी हम खुद रूल करें, तो इनको हमारे लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए था कमीशन में। तो वो तो इन्होंने किया नहीं। तो बहुत ही समझने वाली चीज है, इसको पता नहीं कैसे भूल गए तुम लोग। तो अभी तक हमने देखो क्या क्या पढ़ा है इस पूरे चैप्टर में। आई थिंक इस चैप्टर में हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ा है। बात ठीक है? चलो स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊं तो इस चैप्टर में मैंने सबसे पहले तो कांग्रेस के बारे में बताया था कि कांग्रेस 1885 में बनी थी बॉम्बे में। फिर मैंने ये बताया था कि जब कांग्रेस बनी थी तो उस टाइम कांग्रेस के जो चेयरमैन दादा भाई नौरोजी थे प्रेसिडेंट। फिर मैंने ये बताया था कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही मेंबर थे और स्टार्टिंग में कांग्रेस को बनाने में एओ ह्यूम ने भी बहुत ज्यादा हेल्प करा था, जो कि खुद एक ब्रिटिशर्स ही थे, मेंबर थे इंग्लैंड के। ठीक है। और उन्होंने हेल्प करने के बाद कांग्रेस बनी और कांग्रेस स्टार्टिंग के टाइम में कांग्रेस में मॉडरेट लोग ज्यादा रहते थे, जो लोग की प्रेयर और पिटिशन करते थे। ब्रिटिशर्स को कोई भी बात मनवानी होती थी तो वो लोग प्यार मोहब्बत से लेटर लिख के देते थे उनको। माने तो माने, नहीं माने तो वो लोग कुछ नहीं कर पाते थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि बाद में चल के 1905 में बंगाल का पार्टीशन करने लगे, जो कि उस समय इंडिया में जो लॉर्ड थे वायसराय, उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। उन्होंने बंगाल को डिवाइड करने की सोची, क्योंकि बंगाल में नेशनलिज्म बहुत ज्यादा तेज चल रहा था और उनको डर लग रहा था कि नेशनलिज्म इसी स्पीड से चलेगा तो इंडिया में बहुत दिक्कतें उनको आएंगी रूल करने में। तो उन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने का बहाना ये दिया कि बंगाल बहुत बड़ी जगह है, इसको हम लोग अकेले रूल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा एरिया हो गया है। बल्कि एक्चुअली में वो लोग क्या चाहते थे, जो नेशनलिस्ट की सेंटीमेंट आ गई है इंडियंस के अंदर, उसको वो स्लो करना चाहते थे। तो जब बंगाल डिवाइड होने लगा तब तक में कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट लोग भी आ गए थे, जिनको रेडिकल बोलते हैं। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये लोग रेडिकल विंग से थे। कांग्रेस में दो तरह के लोग तब तक आ गए थे। स्टार्टिंग में कांग्रेस में मॉडरेट लोग ज्यादा थे, बट धीरे धीरे रेडिकल लोगों ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब कांग्रेस दो गुटों में डिवाइड हो गई। एक वो गुट जो कि जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता वाला, जो लोग प्रेयर में बिलीव करते थे और जो लोग कांग्रेस में पहले से थे। जो दूसरे थे नए लोग जिन्होंने कांग्रेस को नया नया ज्वाइन करा था, जैसे कि लाल बाल पाल, और ये लोग डायरेक्ट एक्शन में बिलीव करते थे, चाहते थे कि हम ब्रिटिशर्स को भगा दें। तो जब बंगाल को डिवाइड होने लगा तो रेडिकल लोग जो कांग्रेस के अंदर थे वो ये बोलने लगे कि हमें इस मौके का फायदा उठा करके पूरे इंडिया में स्वराज मूवमेंट करना चाहिए, स्वदेशी मूवमेंट करना चाहिए। बल्कि जो मॉडरेट्स लोग थे वो लोग डर रहे थे और वो ऐसा नहीं चाहते थे। इस चक्कर में कांग्रेस में मॉडरेट्स और रेडिकल्स में झगड़ा हो गया और 1907 में सूरत एक जगह है, वहां पर इन दोनों लोगों का बंटवारा हो गया और मॉडरेट्स और एक्सट्रीम रेडिकल्स एक दूसरे से अलग हो गए। बताया था कि नहीं बताया था मैंने? फिर ब्रिटिशर ने इसका मौका पाकर के रेडिकल्स को बहुत ज्यादा परेशान किया और बहुत सारे लोगों को इंडिया छोड़ के भी जाना पड़ा। तिलक जी को तो जेल हो गई थी, लाला लाजपत राय इंडिया छोड़ के चले गए थे, और अरविंदो घोष को भी जेल हो गई थी। नाम अगर नहीं याद है तो कॉन्सेप्ट तो समझ लो। फिर उसके बाद में 1916 के टाइम में जब वर्ल्ड वॉर 1914 में वापस शुरू हो गया, तो उसके बीच में 1916 में एक लखनऊ समझौता हुआ। उसमें कांग्रेस के मॉडरेट्स और रेडिकल लोग दोनों लोग एक दूसरे के साथ फिर आ गए, क्योंकि तब तक उन लोगों ने एहसास कर लिया कि ब्रिटिशर्स केवल हमें डिवाइड करना चाहते हैं और अगर हम अलग हो गए तो फिर हम बिल्कुल भी इनके खिलाफ लड़ नहीं पाएंगे। उसी समय वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, लेकिन इंडियंस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया से बहुत सारा सामान, यहाँ के बहुत सारे सैनिक सब लोग ले जा रहे थे यहाँ से, और उन्होंने वो बहुत हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंडियंस के दिमाग में ये चीज थी कि क्या पता कि जब ये लोग वॉर जीत जाएंगे तो उसके बाद क्या पता ये लोग, हम इनका साथ दे रहे हैं वॉर में, तो ये हमें छोड़ के चले जाएं। बट वॉर खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वॉर में इंडिया के बहुत सारे जवानों को ये लोग ले गए, बहुत सारा सामान पैसा इंडिया का खर्चा हो गया। तो इंडिया में बहुत ज्यादा भूखमरी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब दिक्कत भी आ गई। लोगों के पास खाने को पैसा नहीं था क्योंकि अंग्रेजों ने पूरा पैसा हमारा अपना वर्ल्ड वॉर में लगा लिया। वो लोग जीत भी गए वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद भी वो इंडिया छोड़ के नहीं गए। तब जाकर के हमें ये रियलाइज हुआ कि ये लोग तो हमें हमेशा ही गुलाम बनाना चाहते हैं। Yes, और तो ma'am. और उसके बाद उन्होंने एक नया एक्ट भी लेके आया जिसका नाम रॉलेट एक्ट था। उसके चलते अगर तुम सरकार के खिलाफ कोई भी चीज कहते पाए गए
ग्रुप में खड़े हो या उनके खिलाफ तुमने धरना प्रदर्शन किया या उनकी जो भी पॉलिसी है, जो भी उन्होंने रूल बनाए हैं, उसको अगर तुमने क्रिटिसाइज़ करा, तो वो क्या करेंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे, ठीक है? और उसके लिए उनको कोई भी रूल मतलब तुम्हें कोर्ट ले जाने की उनको ज़रूरत नहीं है। तुम्हें वो सीधे ही जेल के अंदर बिना तुम्हारा तुम्हारा गलती है या नहीं है, ये तुम्हें बोलने का मौका कोर्ट में नहीं मिलेगा। सीधे वो तुम्हें जेल के अंदर बंद कर देंगे। उसको रॉलेट एक्ट बोलते थे। तो रॉलेट एक्ट में के बीच में ही गांधी जी जब थे, उस समय इंडिया में ही थे गांधी जी, वो 1915 में ही इंडिया आ गए थे। रॉलेट एक्ट 1919 में आया है, बट मैं अभी गांधी जी की स्टोरी नहीं बता रही हूँ। मैं पूरी हिस्ट्री बता रही हूँ, लाइन से हमने क्या-क्या पढ़ा है। गांधी जी को गुस्सा आ गया तो उन्होंने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट रॉलेट सत्याग्रह कर दिया पूरे इंडिया में। उसी सत्याग्रह को मनाने के लिए अमृतसर में 13 अप्रैल को 1919 को एक बैसाखी वाले दिन में जलियांवाला बाग में कुछ लोग सभा कर रहे थे इसी एक्ट के खिलाफ। तो वहां पर जनरल डायर पहुंच गए। जलियांवाला बाग कांड में एक ही एंट्रेंस मेन गेट है, उसको बंद करके उन्होंने ओपन फायरिंग करा दी और बहुत सारे लोग मर गए। गांधी जी इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो गए क्योंकि उनको लगा कि उनके सत्याग्रह में वायलेंस हुआ है, मारधाड़ हुई है, तो उन्होंने फिर ये सत्याग्रह वापस ले लिया। फिर उसके बाद में वर्ल्ड वॉर वन तब तक खत्म भी हो गया था। वर्ल्ड वॉर के बीच की बात है, 1919 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है और 1914 से वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वर्ल्ड वॉर जब पूरी तरह खत्म हो गया और उसी दिन उसी ईयर ही रॉलेट एक्ट आया था। खत्म होने के बाद में एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसका नाम है टर्की, जो कि खलीफेट की सीट मानी जाती थी। पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स उसको अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते थे और वो खलीफेट की सीट को ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया। वो इंडिया की बात नहीं, इंडिया के बाहर की बात है। लेकिन जब उन्होंने खलीफेट की सीट को खत्म कर दिया, क्योंकि टर्की दूसरी तरफ से लड़ रहा था और ब्रिटेन जिस तरफ से लड़ रहा था, टर्की उसके ऑपोजिट तरफ से लड़ रहा था। तो ब्रिटेन ने टर्की को हरा दिया क्योंकि ब्रिटेन की साइड तो जीत गई थी और टर्की वाले हार गए थे, तो उन्होंने उनकी जो मुस्लिम की खलीफा की सीट थी वो उन्होंने खत्म कर दी। इस चक्कर में पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स बहुत गुस्सा थे। ठीक है? अब इंडिया में भी जो मुस्लिम्स थे वो भी बहुत नाराज थे ब्रिटिशर्स से और इसी में 2 मुस्लिम हैं, उनका नाम है शौकत अली और मोहम्मद अली। उन्होंने ब्रिटिशर्स के इस डिसीजन के खिलाफ में एक खिलाफत कमेटी बनाई। गांधी जी को एक मौका दिखा क्योंकि लॉरेट सत्याग्रह से वो भी बहुत जलियांवाला बाग कांड से वो भी बहुत दुखी थे। उन्होंने मौका देख करके शौकत अली और मोहम्मद अली से बोला कि क्यों ना हम सब लोग मिल करके एक मूवमेंट को चलाएं और इनको यहाँ से भगाएं। उस मूवमेंट का नाम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पूरा नाम है खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सबसे बेस्ट चीज क्या देखने को मिली? हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली, क्योंकि खिलाफत के चक्कर में पूरे के पूरे मुस्लिम्स आ गए सपोर्ट में। और नॉन कॉपरेशन, गांधी जी ने सोचा कि अब हमें इनको भगाने के लिए कोई बड़ा चीज करना पड़ेगा क्योंकि जलियांवाला बाग कांड में उन्होंने बहुत बुरा किया। तो इन लोगों ने टेक्निक क्या बनाई कि ब्रिटिशर्स की सारी चीजें रिजेक्ट करो, कोई भी इनका सामान यूज मत करो, इनकी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मत लो, इनके जॉब नहीं करो, लॉयर की प्रैक्टिस छोड़ दो और फॉरेन का जो भी सामान होता है, क्लोथ वहाँ की और चीजें और यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस, जो भी चीज ब्रिटिशर्स ने हम लोग को दी है उनमें से किसी चीज में हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। हम लोग केवल अपने जो लोकल चीजें हम करते चले आए उसमें करेंगे। इनके जजेस, इनकी कोर्ट्स, लॉयर लोग अपनी प्रैक्टिस छोड़ दो, सब चीजों का बायकॉट करने का, टोटल बायकॉट, टेलीग्राम, रेलवे, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो ब्रिटिशर ने बनाई और वो उसको बायकॉट नहीं कर रहे थे। उनके कपड़े भी खादी पहनेंगे, खुद खुद हम लोग ग्राम पंचायत के थ्रू चलाएंगे अपने गांव को, ब्रिटिशर्स के लॉस को नहीं मानेंगे, उनकी पुलिस की जरूरत नहीं है। बहुत तरह की चीजें थी। तो इस तरह से वो लोग नॉन कॉपरेट करने का उन्होंने आइडिया निकाला नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में। एक साल ये मूवमेंट बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद 1920 में नॉन कॉपरेशन शुरू हुआ था। 1921 1922 फरवरी की बात है। तब चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर के पास में, वहां पे पुलिस वालों का लोकल गांव वालों से झगड़ा हो गया और उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। उसमें 22 पुलिस वाले मर गए। तो उसमें क्या हुआ, गांधी जी को लगा कि फिर से मेरे मूवमेंट में वायलेंस हो गया और वायलेंस के वो एकदम अगेंस्ट थे, तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी वापस ले लिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में, क्योंकि कांग्रेस अब काफी बड़ी पार्टी बन चुकी है, 1885 से अभी तक कांग्रेस लड़ती चली आ रही है, हमने देखा लगातार ही तो कांग्रेस पार्टिसिपेट कर रही है। तो फिर कांग्रेस ने डिसाइड किया कि अब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो इलेक्शन जो ब्रिटिशर्स करवाते थे। तो उन्होंने फिर 1924 में इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और इस तरह से कांग्रेस के कुछ मेंबर्स
ब्रिटिशर्स के पार्लियामेंट में बैठने लग गए और धीरे-धीरे वो अंदर से ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज़ करने लगे। जैसे आजकल देखो राहुल गांधी जी और उनके में एमपी मोदी जी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उन्होंने भी वही तरीका सोचा कि अब हम लोग बाहर अगर कोई करते हैं धरना वगैरह नॉन कोऑपरेशन जैसा, तो उसका तो कोई फल अच्छा हमें दिख नहीं रहा देखने में, तो बेटर है कि हम इलेक्शन लड़के इनके पार्लियामेंट में बैठेंगे और फिर वहीं पर हम इन्हें क्रिटिसाइज़ करेंगे कि देखिए आपकी ये सारी नीतियाँ एकदम गलत हैं। तो ब्रिटिशर्स रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते थे, तो इस तरह से कांग्रेस के लोगों ने आइडिया निकाला और फिर उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा और फिर बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में बैठ करके अंग्रेजों के जो भी लॉज वो गलत पास करना चाहते थे उसको वो लोग विरोध करते थे पार्लियामेंट में। ठीक है? फिर उसके कुछ सालों के बीच में कोई हिस्ट्री नहीं है। बीच में एक साइमन कमीशन आया है 1927 में, क्योंकि उन्होंने देखा कि नॉन कोऑपरेशन भी हुआ, कांग्रेस ने इलेक्शन भी लड़ लिया, तो वो समझ गए कि ब्रिटिशर्स इंडियन केवल सेल्फ रूल ही चाहते हैं, वो खुद रूल करना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर हम लोग को बोला कि कोई नहीं, हम एक साइमन कमीशन भेज रहे हैं। वो ये देखेगा कि आप लोगों के अंदर अभी इतनी कैपेसिटी है, आप लोग रूल कर पाएँगे या नहीं? क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सिविलाइज़्ड और अच्छा मानते थे और हम लोगों को गँवार समझते थे। तो बेसिकली वो ये कहते थे कि तुम लोगों के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि तुम लोग एक कंट्री को रूल कर सको। तुम लोगों को एक ऐसे इंसान मतलब तुम लोगों को ऐसी गवर्नमेंट की ज़रूरत है, जो तुम लोगों के ऊपर रूल करे। मतलब हम लोग बने ही इसीलिए हैं कि हम लोग किसी की गुलामी करें, क्योंकि हम लोग खुद अपना रूल नहीं चला पाएँगे। इस तरह से वो बोलते थे। लेकिन कांग्रेस ने इलेक्शन जीत करके ये दिखाया कि नहीं, हम भी इलेक्शन जीत सकते हैं, हम भी सरकार बना सकते हैं और हम भी एकदम आपकी तरह कानून बना सकते हैं। आप लोग गलत कह रहे हैं, आप हमारी कंट्री को छोड़ के जाइए। तो फिर उन्होंने बोला कि कोई नहीं, हम एक साइमन कमीशन को भेजेंगे। वो साइमन कमीशन आकर के ये देखेगा कि इंडिया में आप लोग रूल चलाने के लायक हैं भी या नहीं। बट वो साइमन कमीशन केवल और केवल उनका दिखावा था, उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो इस चक्कर में इंडियंस ने बहुत ज़्यादा साइमन कमीशन का विरोध करा। उन्होंने बोला कि ये तो है ही नहीं कमीशन, एक्चुअली ये तो नौटंकी है, क्योंकि अगर आप एक्चुअली में चाहते हैं ये देखना कि हमारे यहाँ हम रूल कर पाएँगे या नहीं, तो इंडियंस को भी इंक्लूड करिए उस कमीशन में, वरना आप तो ऐसे कुछ भी कह देंगे। तो ठीक है, तो जॉन साइमन उस कमीशन के हेड थे, उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। बहुत ज़्यादा इंडियंस ने उसका विरोध किया और फिर गो बैक साइमन के नारे लगाए और अल्टीमेटली साइमन कमीशन को वापस जाना पड़ा। साइमन कमीशन के वापस जाने के बाद में कांग्रेस ने डिमांड रखी, जो इसमें बुक में नहीं है, बट उन्होंने नॉर्मली एक डिमांड रखी कि हम आपको 1 साल का समय दे रहे हैं, आप हमें सेल्फ रूल देंगे या नहीं देंगे आप बताइए, वरना उसके बाद में हम एक बहुत बड़ा मूवमेंट लॉन्च करेंगे। अब हम उस मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो क्या हुआ, कांग्रेस ने बोला, गांधी जी ने बोला, लेकिन सरकार ने नहीं, ब्रिटिश सरकार ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया हमारी डिमांड पर। तो फिर गांधी जी ने बोला कि कोई बात नहीं। 1929 में कांग्रेस ने एक बहुत लाहौर में एक सेशन किया और उस सेशन में कांग्रेस ने ये डिक्लेयर करा कि अब से पूर्ण स्वराज्य ही हमारा एम है। पहले हम केवल सेल्फ रूल मांग रहे थे कि आप हमारे ऊपर बैठिए, कोई बात नहीं, आप सुपरवाइज करते रहिए, रूल हमें करने दीजिए। लेकिन 1929 में इंडियंस ने ये बोला कि अब हम तुम लोगों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते अपनी कंट्री में। लाहौर सेशन में कांग्रेस ही अब सब कर रही है, कांग्रेस अब इलेक्शन भी लड़ने लगी है और कांग्रेस अब बनेगी वो पार्टी जो गवर्नमेंट बनाने में सक्षम है और सब लोग चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स अपनी गवर्नमेंट इंडिया में ना बनाएं और वो लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कोई गवर्नमेंट बनाई नहीं थी। ब्रिटिशर्स ही 100-150 सालों से गवर्नमेंट बना रहे थे और वो लोग हम पे रूल कर रहे थे। बट वर्ल्ड वॉर वन के बाद से हम ये डिमांड कर रहे थे कि हमें रूल करना है, बट उन्होंने मौका नहीं दिया। फिर वो साइमन कमीशन को भी भेजा, वो भी फालतू था। तो 1929 में कांग्रेस ने ये बोला कि अब से हमें सेल्फ रूल नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज का मतलब कंप्लीट, पूर्ण मतलब कंप्लीट, स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस। अब हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, यानी अब हम आपको अपनी कंट्री में ही बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप यहाँ से जाइए, हम अपनी कंट्री खुद संभाल लेंगे। तो 1929 में कांग्रेस ने ये डिसाइड करा। उसके बाद गांधी जी ने कुछ डिमांड रखी ब्रिटिशर्स में कि आप हमारी ये डिमांड मान लीजिए, वरना हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे और आपको इंडिया से भगा देंगे पूरी तरह। तो अब हम पढ़ने वाले हैं 2 और मूवमेंट, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ये जो पढ़ने वाले मार्च टू दांडी, ये है सिविल डिसोबीडियंस और उसके बाद पढ़ेंगे क्विट इंडिया और चैप्टर खत्म। तो 1930 तक आ जाते हैं ब्रिटिश कांग्रेस के ये बोलने के बाद में भी कि पूर्ण स्वराज ही हमारा एम है। ब्रिटिशर्स हम लोगों को हल्के में लेते हैं, कह रहे ये तो क्या ही कर पाएंगे और वो हमारी कोई बात नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं मानते।
फिर क्या होता है, 1930 की बात है कि गांधी जी ने डिसाइड करा कि अब जो सबसे बड़ा कानून है अंग्रेजों का, जो कानून किसी को भी नहीं पसंद था, उसका नाम था नमक कानून। उन्होंने बोला मैं ये कानून तोड़ूंगा और इस कानून को तोड़ करके मैं पूरी कंट्री को ये दिखाऊंगा कि तुम लोग कितने गलत हो। तो उन्होंने क्या किया, अब सॉल्ट लॉ में क्या था, सॉल्ट लॉ का मतलब नमक का कानून। नमक के कानून के हिसाब से आप खुद मैन्युफैक्चर करके सॉल्ट आप सेल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट, आप अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी सॉल्ट नहीं ले सकते। अंग्रेज सरकार खुद सॉल्ट बनाएगी, आप तब नमक आप खरीदेंगे और तब आप नमक खाएंगे, जिसको आयोडाइज्ड नमक बोलते हैं। बल्कि हम लोगों की जो इंडिया है, उसमें बीच वाले इलाके में खारा पानी जब उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो नमक जमीन पर ही बन जाता है। और यस मैम। इंडियन बहुत टाइम से वो नमक खुद ही कंज्यूम करते चले आए थे, बट ब्रिटिशर्स ने यस। उस पे रोक लगा दी थी। उन्होंने नमक हमें खाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा हम नमक बनाएंगे, आपको हमसे लेना पड़ेगा और महंगे दाम पे लेना पड़ेगा। तो ये बात के चलते इंडियंस बहुत गुस्से में थे कि हमारा ही नमक हमसे, आप हमें खाने भी नहीं दे रहे और बोल रहे हो कि हमसे खरीदो, और वो भी महंगे दाम पर। तो सॉल्ट लॉ बहुत बुरा लॉ था, और इस लॉ के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग यानी बनाने का और बेचने का सॉल्ट का अधिकार केवल अंग्रेजों के पास था। हम लोगों के घर जमीन में बनता था नमक, बट हम यूज नहीं करते थे और हम बेच भी नहीं सकते थे। तो महात्मा गांधी ने क्या बोला कि ये टॉक जो लॉ है ये बहुत ही सिंफुल है, यानी कि ये बेईमानी भरा है। अब हम लोग इस लॉ को तोड़ेंगे। और उन्होंने बोला कि नमक तो इतनी छोटी चीज है, जरूरत की चीज है, नमक तो हर घर में चाहिए, और नमक के लिए इतना गंदा कानून बनाने वाले इंसान केवल राक्षस ही हो सकते हैं, क्योंकि गरीबों को खाने का नमक अगर इतना महंगा दोगे तो वो कैसे खाएंगे। तो इसीलिए फिर गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये नमक एक ऐसी चीज है जो गरीब हो या अमीर दोनों के लिए बराबर मायने रखती है। ठीक है, सबके खाने में नमक पड़ता है, और नमक पर ये इतना बुरा लॉ हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो गांधी जी अपने फॉलोअर्स को लेकर के साबरमती में उनका आश्रम था अहमदाबाद के पास, वहां से वो निकल गए। ठीक है, 240 मील वो चले। उसके बाद में वो दांडी पहुंचे। दांडी पहुंच करके उन्होंने समुद्र के किनारे पानी को इवेपोरेट करके उसमें से नमक बनाया, और सॉल्ट को उठा करके उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया। ठीक है, तो सी वाटर को बॉईल करके उन्होंने सॉल्ट बनाया, और उन्होंने, ये सिंबॉलिक था, मतलब उन्होंने बनाया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज से नमक कानून कोई नहीं मानेगा, हम लोग खुद अपना नमक बनाएंगे और खुद खाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई। ठीक है, सब लोग गांधी जी की बात मान गए और सब लोग पूरे कंट्री में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करने लगे। पीजेंट हो यानी किसान, ट्राइब के लोग जो जंगलों में रहते थे, वीमेन, सब लोगों ने इस मूवमेंट में बहुत बड़े से पार्टिसिपेट करा। बहुत सारे बिजनेस के जो, यानी जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने पैम्फलेट में, अखबारों में छापा कि सॉल्ट कितना बड़ा इशू है। और ये देखो गांधी जी की फोटो है, सरोजनी नायडू इनके बगल में चल रही हैं। 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का टाइम है। ठीक है, ये मूवमेंट का नाम तुम्हारी इस बुक में नहीं दिया हुआ है, ये तुम लोग अब सीधे 10th में पढ़ोगे, क्योंकि 9th में तो वर्ल्ड हिस्ट्री है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है, 10th में इसी से ही ये बोर्ड में भी आता है। ठीक है, तो अभी बेसिक समझ लो। बेसिक ये है कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का टाइम है, जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, और यहाँ से शुरुआत हो गई कि अब अंग्रेजों तुम लोग यहाँ से भागो, बहुत हुआ। तो बहुत कोशिश करने के बाद में भी हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारा अच्छा चला, बट तब भी अंग्रेज भागे नहीं, क्योंकि अभी तो 1930 है, वो तो 47 तक रहने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्ट्रगल हमने किया, अच्छा था। गांधी गांधी जी की कुछ बातें अंग्रेजों ने मान भी ली, बट फिर कुछ बातें उन्होंने नहीं भी मानी। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि इस मूवमेंट ने बहुत बड़ा मतलब इंडियंस को बहुत ज्यादा इस मूवमेंट ने जोड़ दिया था, और सब लोग अब यही चाहते थे कि बस किसी भी तरह हमें हमें पावर चाहिए अपनी कंट्री को चलाने की। तो फिर ब्रिटिशर्स एक एक्ट लेके आए, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो सामने पैराग्राफ लिखा हुआ है फोटो के बगल में, जिसमें बोल्ड में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लिखा है, इसी पैरा की बात कर रही हूँ। तो ब्रिटिशर्स एक 1935 में एक एक्ट लेके आए। उस एक्ट के हिसाब से उन्होंने जनरल इलेक्शंस कराने शुरू कर दिए, यानी अब से हर एक स्टेट में इलेक्शन होंगे, जैसे आज के टाइम पे होते हैं। और उस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टिसिपेट कर सकती थी, यानी कांग्रेस को उन्होंने पार्टी का दर्जा भी दे दिया, उनको एक्सेप्ट भी कर लिया। और फिर इसका फायदा बहुत हमें मिला। 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बनाया है। और मैं बता दूं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी आज जिस तरह से हम इलेक्शन कराते हैं, वो बहुत हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही मिलता है। 1935 में जो ब्रिटिशर्स लाए थे, उससे बहुत हद तक मिलता है। यानी पहले भी ऐसे ही इलेक्शन होते थे जैसे आज होते हैं, मतलब सेंटर के इलेक्शन अलग जिसमें मोदी जी जीते हैं, और हर एक स्टेट के, यानी हर एक स्टेट के इलेक्शन अलग, महाराष्ट्र का अलग, एमपी का अलग, राजस्थान का अलग।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इंडियंस के लिए। फिर 1937 में जब इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस ने उसमें पार्टिसिपेट किया एज अ पार्टी, जैसे आज बीजेपी और कांग्रेस लड़ते हैं। और कांग्रेस बहुत सारी जगह जीत गई, यानी प्रोविंस का मतलब है स्टेट। मैम आई डिडंट अंडरस्टैंड प्रोविजनल मैम, ये क्या है ये? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का तो मतलब प्रोविंस का मतलब है स्टेट। ये टर्म उस टाइम यूज होता था प्रोविंस, आज की डेट में स्टेट कहा जाएगा इसको, यानी यूपी एमपी इनकी बात कही जा रही है। यानी हर एक स्टेट में इलेक्शन 1935 के एक्ट से हो गया। टोटल 11 स्टेट होते थे, आज तो इंडिया में 29 स्टेट है। बट उस वक्त इंडिया में 11 प्रोविंस थे, और उसमें से 7 प्रोविंस यानी 7 स्टेट में कांग्रेस जीत गई। तो कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी बन गई। तो अब कांग्रेस के हाथ में बहुत पावर आ गई, और धीरे धीरे कांग्रेस ने फिर कोशिश की कि अब ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाएंगे। तो सितंबर 37 में इलेक्शन हुए। सितंबर 39 की बात है, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 अभी हमने पढ़ा, 2 वर्ल्ड वॉर हुए अभी तक, सबको पता है। 39 तक आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में कांग्रेस जो थे वो फिर से ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने के लिए फेवर में थे, क्योंकि लेकिन वो इस बार ये चाहते थे कि इस बार ब्रिटिशर्स हमको पहले से ही प्रॉमिस करे कि जैसे ही वॉर खत्म होगा वैसे ही वो इंडिया छोड़ के जाएंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज कर दिया ये डिमांड मानने से, जैसा उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में किया था। तो वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स की हालत बहुत खराब थी। ठीक है, जापान जर्मनी एक तरफ से लड़ रहे थे, ब्रिटेन रशिया फ्रांस ये लोग एक तरफ से लड़ रहे थे दूसरी तरफ से, यानी कि और बहुत ज्यादा मदद की जरूरत थी ब्रिटेन को। तो वो चाहते थे कि इंडियंस उनकी मदद करें, लेकिन इंडियंस ने बोला हम आपकी मदद तभी करेंगे जब आप हमें ये बताएंगे कि इस बार वॉर खत्म होने के बाद, यानी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद आप छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन वो लोग आनाकानी कर रहे थे। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग थे जो वर्ल्ड वॉर में नहीं चाहते थे कि इंडिया पार्टिसिपेट करे। उनमें से सबसे बड़े तो थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस फिर क्या करते हैं, वो बीच में वो चले जाते हैं जापान। फिर म्यांमार में जाकर के उन्होंने एक सेना बनाई थी, उसका नाम था आजाद हिंद फौज। और आजाद हिंद फौज का वो इसीलिए चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स की कैद से हम इंडिया को आजाद करा लें। ये बीच का टाइम है, हम अभी पढ़ते हैं इसके बारे में। तो वर्ल्ड वॉर का समय है। वो चाहते थे कि सब लोग चाहते हैं, ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि हम उनकी हेल्प करें क्योंकि उनकी वर्ल्ड वॉर में बहुत बुरी हालत है। लेकिन इंडियंस वर्ल्ड वॉर में उनकी हेल्प करने को रेडी नहीं है। वो ये चाहते हैं कि पहले ये बोले कि वो यहाँ से जाएंगे, तब हम उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो लेकिन फिर वो आनाकानी करते हैं। तो इस बीच में फिर गांधी जी गुस्सा हो जाते हैं और गांधी जी एक नया मूवमेंट लाते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। उसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब है ब्रिटिशर्स को अभी के अभी इंडिया छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सबको ये अब डर लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर के बाद भी शायद ये नहीं जाएंगे। और कोई भी नहीं चाहता था, ऑल्दो कांग्रेस बिल्कुल न्यूट्रल थी, कांग्रेस मना नहीं कर रही थी। बट तुम लोग के जानने की बात नहीं कि कांग्रेस मना कर रही थी या नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 में उतना सपोर्ट इंडियंस ने नहीं दिया, कुछ इंडियंस ने दिया वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट ब्रिटिशर्स को, लेकिन ज्यादातर लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। और बीच में गांधी जी ने एक मूवमेंट लॉन्च किया, उसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट। एक तरह से इसको करो या मरो भी, उसमें करो या मरो का नारा दिया गांधी जी ने। गांधी जी ने बोला यही मौका है, ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा दो, वरना ये कभी नहीं जाएंगे। अगर ये वर्ल्ड वॉर 2 में भी जीत गए, जो कि वो जीते ही थे, तो ये कभी भी नहीं जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने गांधी जी ने लोगों से अपील किया, डू और डाई, इतना एफर्ट करो कि ये यहाँ से भाग जाए। ठीक है, और गांधी जी और सारे लीडर्स, जब गांधी जी ने ये नारा दिया तो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने के पहले ही गांधी जी और बाकी सारे लीडर को जेल में बंद कर दिया ब्रिटिशर्स ने। उनको लगा कि अब तो मूवमेंट करो या मरो का है, तो यानी अब तो हमें जाना ही पड़ेगा, तो सबको जेल में बंद कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद में भी ये मूवमेंट नहीं रुका। कोई भी लीडर नहीं था इस मूवमेंट में, सारे लीडर जेल में बंद थे। लेकिन फिर भी लोग सड़कों पर उतर आए, लोगों ने ब्रिटिशर्स की सारी चीजें तोड़ दी और उनके खिलाफ स्लोगन्स किए, उनकी दुकानों पर उनकी चीजों पर अटैक किया। और ये मूवमेंट का रिस्पॉन्स ऐसा था कि ब्रिटिशर्स डर गए एकदम से, उन्होंने इतना भयंकर मूवमेंट कभी देखा ही नहीं। और ब्रिटिशर्स जो थे फिर उनको सीवियर रिप्रेशन का हेल्प लेना पड़ा। मतलब इतने ज्यादा अनकंट्रोल हो गए लोग कि उन्होंने गोलियां बारूद कोई ऐसी चीज नहीं जो हम पे ना लगाई हो। 1943 में कम से कम 90,000 लोगों को तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया और 1,000 लोगों को पुलिस फायरिंग में मार दिया। तो इतना ज्यादा बुरे स्टिल पे क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत वायलेंस हुआ। और उसके बाद में लेकिन फिर ब्रिटिशर्स को ये बात समझ में आ गई कि अब हम इंडिया में नहीं रह पाएंगे। और उसी के बीच में उनको ये खबर भी मिली कि सुभाष चंद्र बोस ने एक आर्मी बना ली है, और जिसकी मदद से वो जापान की मदद से आजाद हिंद फौज को लेकर के इंडिया की तरफ आ रहे हैं। और याद हो कि जापान ने भी वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया है, ब्रिटेन की ऑपोजिट साइड से।
और ब्रिटेन डर गया फिर इस बात पे, क्योंकि जापान अलग दूसरी तरफ से लड़ रहा था, जर्मनी की तरफ से। ब्रिटेन जिस साइड से लड़ रहा था उस साइड से जापान नहीं लड़ रहा था, दूसरी तरफ से लड़ रहा था। और सुभाष चंद्र बोस ने जापान से ही हेल्प लेकर के अपनी आर्मी बनाई थी, उसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी। तो फिर उनको ये लगा कि अब तो ये वाले लोग आएंगे जापान, और सुभाष चंद्र बोस की आर्मी आएगी और ये लोग टेक ओवर कर लेंगे इंडिया को। लेकिन उसके बीच में फिर मेन टाइम पे आजाद हिंद फौज को धोखा मिल गया, जापान ने धोखा दे दिया हम लोगों को, और आईएनए इंडिया नहीं आ पाई, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी कभी इंडिया पहुंची ही नहीं। लेकिन तब भी सुभाष चंद्र बोस ने एक बड़ी आर्मी इकट्ठा की थी, इसीलिए हम लोग उनको बहुत याद करते हैं। ठीक है, ऑल्दो आईएनए इंडिया आई नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ, वो तो खैर वो लोग तो आ नहीं पाए, जापान भी केवल बगल में, यानी हम लोग जो कंट्री है म्यांमार, केवल वहां तक ही पहुंचा, जापान इंडिया नहीं आ पाया। लेकिन उसी दौरान में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होना कैसे खत्म हुआ, क्योंकि जो यूएस है, यानी तुम लोग को पता है हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब फेंक दिया था यूएस वालों ने। Yes, हिरोशिमा और ma'am. Yes, ma'am. नागासाकी नाम सुना है किसी ने? Yes, Yes, ma'am. ma'am. सुन उसमें एटॉमिक बॉम्ब गिरा था। तो ये वही टाइम है जब जापान वाले और इंडियन नेशनल आर्मी इंडिया आ रहे थे अटैक करने के लिए, ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए। उस टाइम पे यूएस भी वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया, और उन्होंने जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया। तो फिर जापान वाले एकदम डर गए, वो इन्होंने एकदम पीछे कर ली अपनी आर्मी। तो वो लोग आए ही नहीं कभी इंडिया, और इंडियन नेशनल आर्मी भी कभी इंडिया नहीं आई। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट ने इतना परेशान कर दिया था ब्रिटिशर्स को कि उनको ये बात समझ आ गई थी कि अब हम इंडिया में रूल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडियंस बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, और देवर इनटू ऑन टू दी स्ट्रीट्स कि हमें अब मार दो, कुछ भी करो, बट तुम लोग यहाँ से जाओ। यही इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट वाज सक्सेसफुल मूवमेंट, क्योंकि उसके बाद ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि वो इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो 1944 की बात है, बस 2-3 साल में हमें आजादी मिलने वाली है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, 44 तक चला, और उसके बीच में ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड कर लिया, इट वाज अ सक्सेसफुल मूवमेंट। ऑल्दो सारे लीडर हमारे जेल में बंद हैं, लेकिन मूवमेंट सक्सेसफुल था, और ब्रिटिशर्स डर गए, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इंडिया में नहीं रूल नहीं करेंगे, इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। फिर क्या हुआ, लेकिन उसके बीच में एक और कहानी है, मतलब ये कहानी अब खत्म होने वाली है, इंडियंस अब ऑलमोस्ट हमें आजादी मिल जाएगी, बट दूसरी कहानी ये है कि जब कांग्रेस 1935, मैंने बताया ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सारे स्टेट्स में इलेक्शन अलाउ कर दिया था, और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी बन गई थी, और वो इलेक्शन जीत भी गई थी। तो कांग्रेस तो पावर में आ गई, लेकिन एक और पार्टी थी, उसका नाम था मुस्लिम लीग। सुना है किसी ने? ये वही पार्टी है जिसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मुस्लिमों ने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को। लेकिन उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम्स ने हमें इतना सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी, उस पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो जब कांग्रेस इलेक्शन जीतने लगी, तो मुस्लिम लीग को ये डर लगने लगा कि जब इंडिया आजाद होगा तो पूरी पावर कांग्रेस के हाथ में आ जाएगी, और मुस्लिम्स को ये लोग कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस तो एक हिंदू पार्टी है। तो मुस्लिम लीग ने क्या अपना पासा फेंका, वो डिमांड करने लगे पाकिस्तान की। उन्होंने बोला कि जब इंडिया आप आजाद हो, इंडिया को जब आप छोड़ के जाएंगे, तो हमें अपनी एक अलग कंट्री चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो लीग ने उसके लिए बहुत इधर उधर के तरीके भी अपनाए। 1930 के आसपास जब हम लोगों ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले, कि नहीं हम तो पूर्ण स्वराज लेंगे, उस समय ये लोग मुस्लिम लीग वाले भी मुस्लिम्स को सेपरेट नेशन की तरह बताते थे कि हम लोग अलग कंट्री में रहेंगे, और वो लोग हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत टेंशन भी करवाते थे। इस वजह से हिंदू मुस्लिम के बीच बहुत झगड़े भी शुरू हो गए। लेकिन फिर एंड में क्या हुआ, एंड में हम सभी को पता है कि बंटवारा ही हुआ है। 1937 तक आते आते लीग को ये कन्विंस हो गए, लीग ये बोलने लगी कि मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, और कांग्रेस के साथ में मुस्लिम कभी भी खुश नहीं रहेंगे, यानी कांग्रेस इंडिपेंडेंट इंडिया में मुस्लिम्स को हक नहीं देगी। कांग्रेस ये बात चिल्लाती रही कि नहीं नहीं हम सबको सपोर्ट करेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग ने ये बात नहीं मानी, और मुस्लिम लीग एंड तक ये डिमांड करती ही रही। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट जरूर किया, लेकिन उसका पर्पस यही था कि हम में मुस्लिम्स के लिए अलग एक कंट्री चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वो अपनी डिमांड पर अड़े रहे। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के जाने लगे, उसके बीच में ब्रिटिशर्स ने आखिरी मौका दिया हम लोगों को कि तुम लोग ये बताओ, एक मिशन भेजा, उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में उन्होंने ये बोला कि अब इंडिया को डिवाइड नहीं करेंगे,
मतलब हम इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, दोनों लोगों को अलग अलग रूल करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है, तुम लोग एक साथ रूल कर लो। लेकिन फिर कैबिनेट मुस्लिम लीग ने उस जो समझौता है उसको ठुकरा दिया और कांग्रेस ने भी उस समझौते को ठुकरा दिया। यानी कैबिनेट मिशन ब्रिटिशर्स ने लास्ट अटेम्प्ट किया जिसमें कि वो चाहते थे कि इंडिया का बंटवारा ना हो, लेकिन वो फेल हो गया। कैबिनेट मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा और मुस्लिम लीग ने ये डिसाइड किया कि अगर उनको पाकिस्तान चाहिए तो उनको डायरेक्ट एजिटेशन करना होगा और डायरेक्ट एक्शन करना होगा। तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे किया। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब मारो काटो निकलो पाकिस्तान। तो फिर बहुत ज्यादा दंगे शुरू हो गए। तो एक गदर मूवी भी बनी है इस दंगे के ऊपर, किस किसने देखी है? तो हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत दंगे शुरू हो गए, बहुत मुस्लिम्स मारे गए, उस तरफ बहुत हिंदू मारे गए और फिर जिन्ना ने लड़ करके पाकिस्तान ले लिया। तो फिर इंडिया के 2 बंटवारे हो गए, एक बना पाकिस्तान, एक बना इंडिया, समझ गए? यानी हिंदुस्तान। पाकिस्तान की जो बागडोर थी वो जिन्ना को मिली, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जिन्ना ने मतलब उनकी गवर्नमेंट ने बनाया और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया। फाइनल फंडा ये है कि उन्होंने लड़के ले ही लिया, समझ गए? Yes, ये है please. देखो डायरेक्ट एक्शन डे की फोटो लगी हुई है बगल में, जिसमें पंजाब वाले इलाके में, क्योंकि पंजाब ही है जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर है, तो इसलिए गदर मूवी बनाई गई है वहां पर कि इधर उधर के लोग, क्योंकि हिंदू भाई जब दंगे शुरू हुए तो पाकिस्तान के साइड में जो हिंदू रहते थे वो वहां उन्हें मारने लगे और इंडिया के में जो मुस्लिम रहते थे हिंदू इन्हें यहाँ मारने लगे। समझ गए ना कैसे चल रहे थे दंगे? भाई पहले तो पूरा इंडिया कॉमन था, ज्यादा मुस्लिम रहते थे सिंध इलाके यानी जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है उस तरफ ज्यादा मुस्लिम रहते थे, हिंदू कम रहते थे। तो वहां उन्होंने सारे मुस्लिम ने मिलकर के वहां हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया और यहाँ पर फिर जो जहां जगह जहां मुस्लिम कम रहते थे हिंदू ज्यादा रहते थे, यहाँ लोगों ने हिंदुओं को मुस्लिम्स को मारना शुरू कर दिया। तो इस तरह से दंगे बढ़ने लगे, एक दूसरे में मारकाट शुरू हो गई, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मारने लगे क्योंकि मुस्लिम लीग ने बहुत ज्यादा जहर फैला दिया था कि मुस्लिम्स को कुछ नहीं मिलेगा बंटवारे में, और इस जहर के चक्कर में एंड में फिर बंटवारा हो जाता है। गांधी जी और कांग्रेस मान लेते हैं कि चलो भाई ठीक है तुम ले जाओ पाकिस्तान, और जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया जाता है और हम लोग के पास बच जाता है इंडिया। समझ गए? तो हमने पूरी चीज समझ आ गई, कुछ बचा है जो ना समझ आया हो? मान्या, हैव यू गॉट एवरीथिंग? Yes, ma'am. शाश्वत? यस मैम। ठीक है, देखो कहानी समझने वाली है, कहानी पूरी तरह समझा दी गई है। अब बचा है तुम लोगों को ये क्वेश्चंस करने के लिए। टू योर इलीगल सरप्राइज। एविक्शन नहीं समझ आया। क्या बेटा? इलीगल एविक्शन मैम, पेज नंबर 118। पेज नंबर 118। लेट मी सी। चैप्टर ही 142 से शुरू हो रहा है। फिर से बताओ पेज का नेम। मैम 118। क्या लिखा हुआ है हेडिंग उसमें? द पीपल्स महात्मा, यही है चैप्टर मैम। चैप्टर तो सेम ही सही खोल रहा है। 118 में नहीं है ना मेरे में, मेरा पेज नंबर 144 से शुरू है ना। पीपल्स महात्मा, एडवेंट ऑफ गांधी, उसके बाद होगा। होगा पूरी लाइन पढ़ दो, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। एडवेंट, यार मुझे पेज नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि एविक्शन का मतलब होता है किसी को भगाना। तो अगर लीगल एविक्शन दिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स कुछ ना कुछ ऐसा करते थे कि ट्राइब्स को या बाकी लोगों को जहां भी वो रहते थे वहां से वो भगा देते थे। समझ गए? मैम समझ गया। तो एविक्शन का मतलब किसी को भगाना होता है। तो इसका मैं एक एग्जांपल बता सकती हूँ, क्योंकि ट्राइब्स जंगलों में रहते थे, वो लोग ट्राइब लोग जंगलों का बहुत सामान यूज करते थे। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उनको एक कोई लॉ बना देते थे और उस लॉ के थ्रू कहते थे कि यहाँ पर तो ये काम करना मना है।
तो ट्राइब वाले कहते थे कि हम तो सालों से यहाँ रहते चले आ रहे हैं, आप हमको कैसे भगा सकते हो? तो बोले नहीं, अंग्रेज सरकार नया कानून लेके आई है कि तुम लोगों को जंगल में ये चीज यूज करना अलाउ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हनी है या टिम्बर है या फ्रूट्स है, तो वो लोग इकट्ठे करते थे, यूज करते थे ट्राइब वाले। और फिर बाद में अंग्रेजों ने मना कर दिया उनको फॉरेस्ट यूज मना करने से, और वो लोग नहीं मानते थे, तो ये लोग इनको फिर एविक्टेड यानी वहां से भगा देते थे। तो एविक्शन का मतलब भगाना होता है। इसके क्वेश्चन आंसर तुम लोगों को करने हो जाएंगे। यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग वैसे भी सारे डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन है कि व्हाई डिड गांधी जी चूज टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ? उन्होंने सॉल्ट लॉ क्यों तोड़ा? क्योंकि नमक एक बहुत बेसिक चीज होती है अमीर और गरीब दोनों के लिए ही, और ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी सॉल्ट के ऊपर, वो लोग हमें यूज नहीं करने दे रहे थे, ना व्यापार करने दे रहे थे। तो गांधी जी ने ये दिखाया कि सॉल्ट इक्वालिटी आएगी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करा। उन्होंने अंग्रेजों को ये दिखाया कि अब हम लोग उनके अंडर नहीं रहेंगे और नाउ वी विल ब्रेक देयर लॉज, उनके हम उन कानूनों को तोड़ेंगे जो कानून उन्होंने हमें अत्याचार करने के लिए बनाए हैं। समझ गए? डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ 1937 टू 47 एंड लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो 1937 से 47 के बीच में क्या हुआ है? पूर्ण स्वराज के टाइम पे हम लोगों ने जब पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया, उसी समय मुस्लिम रिजॉइन करना है मैम, लेस देन 1 मिनट है। हाँ रिजॉइन करो फिर बात करते हैं।